और खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज़ पथ, सड़क से संसद तक की खबरों के लिए। शादी हुई उस समय मैंने 63वीं बीपीएससी का साक्षात्कार दिया था, 64वीं का मेंस दिया था, 65वीं का प्री दिया था, बिल्कुल पीक पर थी। और ग्रेजुएशन के समय अपना अगर लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं आप कि मुझे बीपीएससी करना है या मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। सीईओ के कक्ष में कोई आम व्यक्ति जाता है तो कांपने लगता है, बोलने में झिनझिनाहट उत्पन्न करता है। तो आप चूँकि सीईओ बन गई हैं, कहीं भी पोस्टिंग हो, तो क्या ये जो दूरियां हैं सीईओ और जो पब्लिक के बीच की दूरियां हैं, ये दूरियों को आप किस रूप में देखती हैं और इसे किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करेंगी? तो आपका जो प्रश्न है कि आपको कैसा अनुभव होता है, ये अनुभव ऐसा है जिसको मुंह से नहीं कहा, शब्द इसको नहीं बांध सकते। सीढ़ियाँ उनको मुबारक जिनको छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। इस पंक्ति को सत्य की है बक्सर की बेटी जिसका नाम है अपर्णा कुमारी, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के 64वीं परीक्षा को क्रैक करके एक नया कीर्तिमान स्थापित की है, जो एक शिक्षिका के पद पर होते हुए भी बीपीएससी परीक्षा को क्रैक करके सीईओ पद को प्राप्त की है। तो कैमरे में आपके स्क्रीन में जो महिला दिखाई दे रही हैं, ये अपर्णा कुमारी हैं, जो कि बीपीएससी क्रैक करके अपना कीर्तिमान स्थापित की हैं और सीईओ का पद प्राप्त की हैं। तो चलिए इनसे विशेष जानते हैं, इनकी सफलता की कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। नमस्कार। इतना प्यार दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। कैसा फीलिंग हो रहा है जब आप बीपीएससी क्रैक कर चुकी हैं? तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और सबका इतना प्यार मिल रहा है कि मुझे अनुभूति हो रही है कि हाँ, मैंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया। आप शिक्षिका से सीधे सीईओ बन गई, इसके बीच का जो सफ़र रहा है उसको ज़रा अपने हमारे दर्शकों को बताइए आप। काफ़ी संघर्षपूर्ण ये समय था मेरे लिए। जब मैं 2013 में एमपी हाई स्कूल में मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू की, तैयारी उसके बाद मेरी शुरू हुई। और उसके बाद मैंने 60-62 बीपीएससी मेंस दिया, क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद 63वीं बीपीएससी दिया, इंटरव्यू तक तो पहुंची लेकिन वो भी क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद 64वीं दिया मैंने। इसी बीच में मेरी शादी हो गई। जब मेरी शादी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। और जब शादी हुई तो उस समय मैंने 63वीं बीपीएससी का साक्षात्कार दिया था, 64वीं का मेंस दिया था, 65वीं का प्री दिया था, बिल्कुल पीक पर थी। और इस बीच में शादी होना मुझे लग रहा था कि शायद बाधक सिद्ध होगा। लेकिन शादी के बाद मेरे ससुराल पक्ष के लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। मुझे 1 साल तक किसी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ और ये नहीं महसूस हुआ कि मेरी शादी हो गई है जो मेरे पढ़ाई में बाधक बन रही है। और 1 साल तक ये निरंतर जो मैंने प्रयास किया शादी के बाद, तो मुझे ये मुकाम हासिल हुआ। सबसे ज़्यादा खुशी किसको हो रही है, मायके वालों की कि या घर वालों की? खुशी दोनों लोगों को हो रही है, मायके वालों को भी और ससुराल वालों को भी। और सबसे पहले सूचना आपको कौन दिया था कि आप बीपीएससी क्रैक चुकी हैं और सीईओ पद का प्राप्त हो चुका है? मैंने खुद ही सर्च किया था। 2 दिनों से मैं सोई नहीं थी, क्योंकि जब रिज़ल्ट आता है तो थोड़ी सी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। और ये पता चला था कि आज आने वाला है, कल आने वाला है। और मैं 2 दिनों से मोबाइल लेकर बैठी हुई थी और जब देखा मैंने कि मेरा नाम है लिस्ट में और पोस्ट डिक्लेयर नहीं हो पा रहा था क्योंकि पेज अलग अलग आ गए थे मेरे पास, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ कि हाँ, इस बार सिलेक्शन है। आपको जब पता चला कि सीईओ बन गई तो कैसा महसूस हो रहा था? अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने रैंक इससे अच्छा आशा किया था, जो कि कितना रैंक है आपका? 469 रैंक है। तो अच्छा रैंक आता, क्योंकि कितने बार तो आप फेलियर हो चुकी हैं पहले से, काफ़ी असफल भी आप हुई हैं। इस असफलता को आप किस रूप में देखती हैं? देखा जाए तो सफलता का जो राज है असफलता से होते हुए जाता है। जब जब मैं असफल होती थी, थोड़ी निराश होती थी, लेकिन फिर उठती थी कि मैं इस असफलता में क्या कमी रह गई है, ईमानदारी से उसका मूल्यांकन करना, कहाँ मैं कमज़ोर पड़ी, उस कमज़ोरी को दूर करना, फिर निरंतर प्रयास करना, फिर आगे बढ़ना। ये मेरा मंत्र था।
अपर्णा कुमारी जी, आप जिस परिवेश से बिलोंग करती है वहाँ पर आज भी अभी बेटियों को एक बोझ के रूप में माना जाता है। कभी आपके घर में कभी ऐसा हुआ है? ये हमारी सामाजिक संरचना में भी बसा हुआ है, जो काफ़ी समय लगेगा इसे दूर करने में, और इसे भी मैंने काफ़ी महसूस किया था। हर जगह ऐसा महसूस होता था कि हाँ, मुझे पढ़ाई में इस तरह की जो सुविधाएं हैं, बाहर जाना या फिर कोचिंग लेना, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम मध्य क्लास से आते हैं। तो अभी भी देखा जाए तो लड़कियों को वो मुकाम नहीं दिया जाता है जो लड़कों को दिया जाता है, वो सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, लड़के प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लड़कियां पीछे रह जाती हैं। आपके भी घर में ऐसा होता था? जी, कभी कभी मैंने काफ़ी महसूस किया था ये, क्योंकि मेरा भाई MBBS डॉक्टर था, उसके बाद MS किया, उसने बाहर रह के पढ़ाई की, लेकिन मैं बाहर नहीं जा पाई, और ये संघर्ष मुझे घर में भी करना पड़ा था। अच्छा, आप शिक्षिका भी हैं अभी जी, MP स्कूल में। शिक्षिका के पद पर होते हुए गृहिणी का भी काम करती थी? जी बिल्कुल। तो शिक्षिका के पद पर होते हुए गृहिणी का काम करते हुए BPSC को क्रैक करना कितना कठिन होता है, ज़रा बताइए। बहुत कठिन होता है, लेकिन आप समस्याओं को समस्या समझेंगे तो फिर उसका हल नहीं निकल सकता है, समस्याओं को चुनौती समझेंगे तो हल निकल सकता है। अच्छा, आप कोचिंग कहाँ पढ़ती थी? बाहर से तैयारी की या फिर बक्सर से? मैंने बक्सर से ही तैयारी की। लास्ट में जब इंटरव्यू का टाइम आता था तो मैं 1 महीने या 15 दिन के लिए मॉक टेस्ट के लिए कभी कभी किसी से ऑनलाइन या कभी पटना जा कर के किसी क्लास में लेने का ये मैंने किया था काम। तो ये अपर्णा कुमारी हैं जो कि BPSC को क्रैक कर चुकी हैं, और 469 का इन्होंने रैंक को प्राप्त किया है और CO पद को प्राप्त किया है। ये कह रही हैं कि हमने बक्सर में ही रहकर तैयारी की। बक्सर में रहकर किस तरीके से आप तैयारी करती थी? अक्सर मैं अपनी क्लासेज ख़त्म करने के बाद किसी कमरे में या कहीं बाहर या कि पेड़ के नीचे बैठ करके जो टाइम मिलता था उसमें कुछ सॉल्व किया करती थी अपने, और वहाँ के बाद जब घर आती थी तो घर में 1-2 घंटे का काम निपटाने के बाद मैं पढ़ाई करती थी। और इस दौरान मेरी बहन, मेरी माता, इन्होंने घर के काम से मुझे काफ़ी राहत दिया था। ऐसा देखा जाता है अपर्णा जी की आप शिक्षिका भी रही हैं, अभी भी हैं, और स्कूल में बच्चों को पढ़ाना और ऊपर से स्टाफ वर्क भी मिलता है गवर्नमेंट के तरफ से, उसका भी दिमाग पर एक प्रभाव होता होगा, घर पर भी कुछ आपको वर्क मिलता होगा, तो इस सब के बीच मैनेज करना तो काफ़ी कठिन होता होगा। जी, काफ़ी मुश्किल रहता था। कभी मूल्यांकन कार्य, कभी एग्ज़ाम ड्यूटी, ये सारी बीच बीच में बाधक बनती थी, लेकिन उसमें भी समय निकाल करके पढ़ना हम लोगों ने निरंतर जारी रखा था। आपके पति का क्या नाम है? सनी सौरभ पांडे। वो कितना सहयोग किया आपको? जी, बहुत सहयोग उन्होंने किया था मुझे। मैंने उनसे कहा था कि मुझे 1 साल का वक्त चाहिए ताकि मेरी निरंतरता बनी रहे, और उन्होंने मुझे किसी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कराया। जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, जी, जो अभी BPSC की तैयारी करना चाहते हैं, जी, वो क्या ऐसा करे कि वो आप ही के जैसा BPSC को क्रैक कर सके और आपके जैसा पद प्राप्त कर सके? हारना नहीं चाहिए, और अपना लक्ष्य ग्रेजुएशन के समय अगर निर्धारित करते हैं तो काफ़ी आसान रहता है। और इसके अलावा जब असफल हो अपना मूल्यांकन खुद करें, ईमानदारी से करें, ताकि अगर हम असफल हो रहे हैं तो ये हमसे ज़्यादा अपना मूल्यांकन अच्छा कोई नहीं कर सकता है, और उसको करने के बाद अपनी कमजोरी को दूर करें और फिर आगे बढ़ें। यानी ग्रेजुएशन के बाद करें? ग्रेजुएशन के समय अपना अगर लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं आप कि मुझे BPSC करना है या मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। हम लोग के लिए काफ़ी मुश्किल इसलिए रहा क्योंकि हमने जॉब में आने के बाद शुरुआत की थी इसकी। अच्छा, आपको कब लगा कि BPSC की तैयारी करनी है? मैं जब स्कूल मैंने ज्वाइन किया तो मेरे कलीग लोग थे, वो पढ़ाई करते थे, तैयारी करते थे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिला कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तब से मैंने शुरू किया। अच्छा, जो BPSC की तैयारी कर रहा है उन्हें कितना घंटा पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? मैंने कभी भी पढ़ाई को घंटों में नहीं बांधा था। जब भी टाइम, क्योंकि मुझे टाइम मेरे पास कम रहता था, स्कूल जाना होता था, घर देखना होता था, इन सब के बीचों में टाइम को निकाल पाना थोड़ा मुश्किल रहता था। तो मैं एक गोल बनाती थी, लक्ष्य बनाती थी कि आज मुझे इतने कवर कर लेने हैं, और उसे मैं रात तक जगकर या दिन तक जगकर कैसे भी मैं उसे कवर करती थी। आपका सब्जेक्ट क्या रहा है? LSW है। तो अभी आप अपर्णा कुमारी को सुन रहे थे, जो कि BPSC को बक्सर ज़िला में क्रैक की है और एक नया कीर्तिमान स्थापित की है। और बेटियों के लिए क्या कहिएगा? जो बेटी है उसको लोग कहते हैं कि घर में है, खाना बनाएगी, ससुराल एक दिन चल जाना है, तैयारी करके क्या होगा? मुश्किल से 10 क्लास तक पढ़ाते हैं या इंटर तक, क्योंकि उसको दूसरे घर ही जाना है। इस तरीके के जो लोग मानसिकता रखते हैं उनके लिए क्या कहिएगा?
उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप बेटों से कम ना समझें, उनको वही सुविधा उपलब्ध कराएं जो बेटों को मिलती है। और दूसरे घर भी जाएंगी तो वो 2 घरों का नाम रोशन करेंगी। जनरली जब सीईओ कोई बनता है और सीईओ के कक्ष में कोई आम व्यक्ति जाता है तो कांपने लगता है, बोलने में झिनझिनाहट उत्पन्न करता है। तो आप चूँकि सीईओ बन गई हैं, कहीं भी पोस्टिंग हो, तो क्या ये जो दूरियां हैं सीईओ और जो पब्लिक के बीच की दूरियां हैं, ये दूरियों को आप किस रूप में देखती हैं और इसे किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करेंगी? देखा जाए तो सीईओ का पद जो है बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ है। उसके जनता की समस्याओं को दूर करना या उस तरह की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना। और अगर जब जनता ही अपनी समस्याएं हमसे न कह पाए, डरे, दूर रहे, तो उन योजनाओं को लागू करने का कोई औचित्य हो ही नहीं सकता। तो ऐसी छवि बनानी चाहिए कि जो लाभुक है वो हमारे पास आए निडर होकर के अपनी समस्याएं कहें और योजनाओं का इम्प्लीमेंट उनके तक किया जा सके। अंचल अधिकारी हैं और आप, जाहिर सी बात है, अंचल में काफ़ी लूट घसोट होती है, ठीक है, तो इसको आप कैसे हैंडल कीजिएगा? इसके लिए कोशिश की जाएगी कि जो दलाल तरह के लोग होते हैं उनसे दूरी बनाए रखें और जो योजनाएं हैं उनको लागू किया जाए पारदर्शितापूर्ण। और इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग काफ़ी बेहतर हो सकता है। ये भी काफ़ी होता है कि सीईओ बेईमानी तरीक़े से वसूली करते हैं, कोई वर्क करते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा? हमें अगर एक प्रतिष्ठित पद पर बैठाया जा रहा है तो इस पद के अंत में सेवा का नाम जुड़ा हुआ है और हमारा काम है सेवा करना। तो हमारा उद्देश्य भी सेवा करना ही होना चाहिए, एक सर्वेंट होना चाहिए। बिल्कुल, जबकि बन जाते हैं मालिक। जी, जनता की सेवा करना हमारा कार्य होना चाहिए और उसे ही हम अगर अप्लाई करें कि हम जनता का सेवा करें तो इसका जो नाम है वो चरितार्थ हो जाएगा। तो सबसे ख़ास बात कहीं अपूर्णा जी ने कि जनरली सीईओ के कक्ष में कोई जाता है तो वो डरने लगता है, हिचकिचाने लगता है। तो जैसा कि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सीईओ बना ही है पब्लिक के लिए, सीधा रिलेशनशिप होनी चाहिए, बीच में कोई डोरस्टेप नहीं होनी चाहिए। फिर भी जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है उन सारे माहौल को तोड़ेंगी और उम्मीद है कि कुछ अच्छा करेंगी। जी बिल्कुल। अंत में अपूर्णा जी, आप अपनी सफलता का सबसे ज़्यादा श्रेय किसे देना? सफलता का श्रेय परिवार और जो मेरे सहकर्मी थे उनका सहयोग तो था ही, लेकिन जो बार बार समस्याएं मेरे आगे बढ़ने के बीच में आ रही थी, मैं उनको सबसे ज़्यादा श्रेय दूंगी। क्योंकि कौन लोग हैं वो लोग? जैसे मैं जॉब में थी तो छुट्टी नहीं मिल पाना या फिर घर की प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, ये सारी जो समस्याएं थी मैं सबसे ज़्यादा श्रेय उनको देना चाहूँगी। जब जब समस्याएं आती थी मैं हारती थी, मैं आगे बढ़ जाती थी। फिर समस्या आती थी, मैं फिर हारती थी, फिर लेकिन निराश ना होकर के फिर उठ करके आगे बढ़ती थी। तो सबसे ज़्यादा श्रेय वो समस्याओं को मैं देना चाहूँगी जिन्हें चुनौती के तौर पे मैंने लिया था। और घर में मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, माँ हैं, बहन हैं। इन्होंने भी जब देखा कि ये लगी हुई है, इतनी इसके अंदर इच्छा है, जुनून है, तो उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया मुझे। ससुराल वाले? ससुराल वालों ने काफ़ी सहयोग किया। मैंने उनसे टाइम मांगा था और उन्होंने मुझे टाइम दिया और वो टाइम मुझे ईमानदारी पूर्वक दिया। किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करना, पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से मुझे समर्पित होने का मौका दिया उन्होंने। आप ऑनलाइन क्लास भी करती थी शायद यूट्यूब से? जी, कोरोना के टाइम में ऑनलाइन मुझे टाइम मिला तो मैं ऑनलाइन क्लासेज करती थी। कौन कौन से ऐसे चैनल थे, अगर नाम आपको अगर याद है तो बता सकती हैं दर्शकों को? इंटरव्यू के टाइम में ध्येय IAS चैनल है, सर्वेश सर उसमें हमारा क्लास लेते थे इंटरव्यू का, तो मैं ऑनलाइन उसको मैं करती थी। तो क्या लगता है किस तरीके से ऑनलाइन तैयारी करके बच्चे या बच्चियाँ टॉप कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं BPSC? देखा जाए तो तैयारी करने के लिए ऑनलाइन आजकल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन तैयारी अगर खुद से की जाए, ईमानदारी पूर्वक की जाए, तो ऑनलाइन क्लासेज हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और अंत में आपसे सवाल रहेगा कि अभी चूँकि डिजिटल युग चल रहा है, सभी के पास मोबाइल है और जिस तरीके से मोबाइल का लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं और सदुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो सार्थक रूप में आप इसे कैसे समझाइएगा कि सार्थक रूप में किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए मोबाइल को? जैसे आजकल यूट्यूब पे बच्चे गेम खेलते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस पे सारा दिन लगे रहते हैं। इसकी जगह पर आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऑनलाइन क्लासेज लीजिए, या फिर अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप के माध्यम से अपने नोट्स का आदान प्रदान कीजिए। अक्सर हम लोग ऐसा ही करते थे कि किसी टेलीग्राम के माध्यम से, कि अगर हमारे पास कहीं सुविधा नहीं होती थी तो अपने नोट्स का आदान प्रदान करके उस तरह से पढ़ाई करते थे।
तो ये अपूर्णा कुमारी थी और इनका एक रूप ये भी है कि जब पिछले साल ज़बरदस्त लॉकडाउन लगा था तो इन्होंने कोरोना काल में भी लोगों के लिए मदद की थी ना? जी, उस समय मैंने मदद किया था। कैसा मतलब कि क्या दिमाग में आया कि मदद करनी चाहिए लोगों को? एक्चुअली मेरे दरवाजे पर एक लेबर आया और उसने कहा कि मुझे 3 दिन से काम नहीं मिला है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आई कि ये आज दरवाजे पर मांगने की कंडीशन में आ गया है। तो मैंने उसे 100 रुपये निकाल के दिए। उसके बाद मैं बहुत देर तक सोचती रही, मुझे कुछ करना चाहिए, इन लोगों के पास कितना है मेरे पास, मैं कितना मेरे पास समर्थ है उस हिसाब से उनकी मदद करूं। तो फिर मैंने युवा छात्र नेता राम जी को संपर्क किया और उन्हें कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की थी। काफ़ी सराहनीय बात है कि जब कोई शिक्षिका जो है शिक्षिका पद पर होते हुए लोगों की मदद करती है, और ऐसे तमाम लोगों को सीख लेनी होगी जो कि अपने बड़े बड़े तो दावे करते हैं, पैसा तो रखे हैं लेकिन देना नहीं चाहते, खासकर कोरोना काल में। वैसे लोगों के लिए कुछ कहिएगा? ये कहूँगी कि इस समय महामारी का समय है, बहुत से ऐसे लोग हैं, हम घरों में सेफ़ हैं लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि उन्हें खाने को नहीं मिलता है। तो अगर थोड़ा सा हमारे योगदान से उनका भला हो जाए तो ऐसा करने से हमें नहीं चूकना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो कभी कभी हम लोग सोच लेते हैं दर्शकों की बाहर जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए सोचते हैं कि अगर वहाँ से जाकर ही हम बीपीएससी या यूपीएससी की परीक्षा हम लोग क्रैक कर पाएंगे। लेकिन आप अपने गांव में भी रहकर, अपने ज़िले में भी रहकर आप बीपीएससी क्या यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हैं। इस बात को सार्थक की है बक्सर की बेटी अपूर्णा कुमारी, जो कि अभी बक्सर ज़िले में एक शिक्षिका के एमपीआई स्कूल में, बक्सर ज़िले में एमपीआई स्कूल है, उसमें एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं और फिलहाल ये शिक्षिका से सीईओ बन गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे में आपको एक शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये अपूर्णा के पिताजी हैं। भोजपुरिया में कहा जाता है कि जब कोई अच्छा काम करेला ना तब बाबू माई के दिलवा गदगदा जाला, वही आज भइल बा। तो सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। कैसा लगता है कि जब आपकी बेटी शिक्षिका से सीधे सीईओ बन जाती है? तो क्या आप भी शिक्षक रहे हैं, कहाँ पर आए हैं ये भी बता दीजिए डिटेल। मैं बक्सर ज़िले के इटाढ़ी प्रखंड के उनवास +2 विद्यालय का प्राचार्य रहा। अभी है कि नहीं है? नहीं, अब अवकाश ग्रहण कर। कब अवकाश हुआ? 2014 जनवरी में। आगे बताइए। तो आपका जो प्रश्न है कि आपको कैसा अनुभव होता है, ये अनुभव ऐसा है जिसको मुंह से नहीं कहा, शब्द इसको नहीं बांध सकते। शब्दों की सीमा में उस अनुभव को नहीं व्यक्त किया जा सकता। ये वो पिता हैं जो कि अपनी बेटी के सफलता पर, सीईओ बनने पर भावुकता प्रकट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो आंसू हैं एक खुशी के आंसू हैं। सर, उम्मीद थी कि आपकी बेटी कुछ ऐसा करेगी? ज़रूर। कब से आपको लगने लगा था? जब इसका जॉब हुआ तब। जॉब होने के बाद हमको महसूस होने लगा कि ये कुछ कर सकती है, और उस रास्ते पर इसको मैंने बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अपनी तरफ से जितना हो सका मैंने सहयोग किया। ये देखा जाता है कि जब कोई जॉब में हो जाता है तो जनरली व्यक्ति डिपेंड हो जाता है कि हम शिक्षिका हैं या शिक्षक हैं, तो अब आगे की प्रिपरेशन क्यों करें, हमें अच्छे खासी सैलरी मिल रही है, अच्छा खासा चल रहा है, फिर क्या ज़रूरत है? ये तो मन का जुनून है। मन जब आगे की ओर बढ़ता है तो वैसा कोई बाधा नहीं है, आगे बढ़ने का क्रम उसका जारी रहता है। और सैलरी और मिलना नहीं मिलना, अभाव होना नहीं होना, ये सब कोई बाधा नहीं। पढ़ने वाले लोगों के लिए किसी तरह की कोई रुकावट दुनिया में नहीं है। नहीं पढ़ने वाले के लिए सब कुछ बाधा ही बाधा है। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बेटी पैसा मांगी हो, कुछ मोटे रकम मांगी हो और आपके पास नहीं हो, फिर भी दिए हो? ऐसा समय तो मेरे पास जीवन में किसी काम के लिए नहीं आया, क्योंकि मैं एक मितव्ययी व्यक्ति शुरू से ही रहा हूं, और बराबर यही प्रयास करता हूं कि किसी के सामने 2 रुपए के लिए भी हाथ पसारना नहीं पड़े, भले अपने हम आधा पेट खाकर रह जाएं। हमारे बच्चे भी, जितने बच्चे हैं सब के सब इसी सांचे में ढले हुए हैं। आधा पेट खा लेंगे लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आने देते।
और जीवन में मुझे पैसे की कमी कभी महसूस इन लोगों के शिक्षा के लिए नहीं हुई। भले मैंने भाड़े के मकान में रहा, दूसरे के मकान में रहा, झोपड़ी में रहा, लेकिन पढ़ने के लिए पैसे की कमी नहीं महसूस होने दिया। अभी जिस मकान में आप बैठ कर आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, ये किसका मकान है? ये हमारा मकान। चलिए, बहुत शुक्रिया है कि आप अपने पहले रेंट पर भी रहे हैं आप। हाँ हाँ, बहुत दिनों तक रेंट पर रहे हैं। तो अपूर्णा कुमारी कितने घंटे तक पढ़ती थी? ये जो हमारा ऊपर का मतलब कि रूम है, उस रूम में खाना खाने के बाद चली जाती थी, और हम जब भी इस तरह देखने के प्रयास में जाते थे तो इसको जगा हुआ पाते थे। तो हम नहीं समझ सके कि ये रात में कितना पढ़ती है, दिन में कितना पढ़ती है, कब पढ़ती है, क्या करती है, हमको अंदाज़ा नहीं लग सका। हाँ, अंत में आखिरी सवाल आपसे ही रहेगा कि उस बाप के लिए आप क्या कहिएगा जो मजदूरी करता है, अपने बेटों को नहीं पढ़ा पाता है? ठीक है, आप मानते हैं आप जॉब करते थे, शिक्षक थे, आप पढ़ा लिए, लेकिन जो निर्धन है वो बच्चों को कैसे पढ़ाए? अब उसके लिए तो भाई प्रयास करना ही पड़ेगा, और उन लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने कपड़ा पहने न पहने, लेकिन बच्चे की पढ़ाई संबंधी जो आवश्यकता हो, गलत आवश्यकता नहीं, पढ़ाई संबंधी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उसे बराबर सतर्क रहना चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए आपातकाल के लिए कि यदि कहीं से कोई पैसा नहीं आए तो ये पैसा उसको हम हैंड ओवर करेंगे। आपकी बेटी बोली कि कभी कभी मुझको ऐसा एहसास होता था कि लड़का और लड़की में भेद होता था। तो आप एक शिक्षक भी रहे हैं और आपके घर में इस तरीके से भेदभाव कहाँ तक सार्थक है? हम लोग जब नौकरी शुरू किए तो उस समय की स्थिति ऐसी थी, सामाजिक बंधन ऐसा था, पारिवारिक परिवेश ऐसा था, क्योंकि हम 5 भाई थे और हमारा परिवार संयुक्त आज भी है, उस समय भी था। सब लोगों के नज़र में कैसे सामंजस्य स्थापित हो, ये मेरा पहला कर्तव्य था, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था और मेरे पिताजी जब नौकरी मैंने शुरू की उसी समय गुजर गए। तो सारी परिवार की जवाबदेही मेरे ऊपर आ गई। 2 बहनों की शादी करनी थी, तो उस परिवेश के चलते अब जो भी बेटी हमारी कह ले, लेकिन ऐसा कोई मेरे पास धीरे धीरे जैसे जैसे समय आता गया, बढ़ता गया, हमारे पास संसाधन होते गए, हमने इन लोगों को पढ़ने की सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया। जो भी हमारे पास संसाधन था उससे मैंने पढ़ाया इन लोगों को। चूँकि बक्सर में भी जहाँ पर अगर बात करें तो ज़्यादातर ग्रामीण ही परिवेश है, जहाँ पर बेटियों को एक बोझ के रूप में देखा जाता है। ज़रूर ऐसी बात है। आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहिए? कहें कि ऐसा मत कीजिए भाई, कम से कम बेटा और बेटी दोनों समान होते हैं और दोनों को समान सुविधा दीजिए। जो जितना आगे बढ़ सके बढ़ने के लिए छूट होनी चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं उपस्थित होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।